नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन चंद्रा आप सबका अपने YouTube चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में आज हम सभी विलियन जो चैप्टर चल रहा था हमारा, जिसमें 4 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, आज ये हमारा 5वां लेक्चर रहेगा। तो उन जो 4 लेक्चर्स में हमने आपको विलयन, विलायक और दूसरे लेक्चर में जो आपको बताया था मूलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता। अगले लेक्चर में हमने राउल्ट नियम संबंधित आपको जानकारी दी थी। आज के इस वीडियो में जो हमारे पिछले 4 वीडियो आए थे, उन सभी का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपको पीछे कुछ कन्फ्यूजन है या यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता तो उन सभी की लिंक हमने दे रखी है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं और सीख सकते हैं बढ़िया से। तो आइए आज देखते हैं आज के इस वीडियो में हम सभी जो पहले हमारा आज क्वथनांक, इसके बाद मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसके बाद हमारा टॉपिक है मोलल अवनमन स्थिरांक और अंत में परासरण दाब और परासरण दाब के संबंधित सूत्र। और आज ही इस चैप्टर का लगभग संपूर्ण भाग समाप्त हो जाएगा। अगले जो वीडियो में हम आप सभी को जो न्यूमेरिकल्स है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल्स, इस चैप्टर से 100% एक सवाल आता है। तो न्यूमेरिकल्स का एक ही वीडियो में आपको पूरा बिलियन चैप्टर देंगे। तो आइए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, पहले क्वथनांक। तो क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक तो क्वथनांक किसी द्रव का वह निश्चित ताप, किसी द्रव का वह निश्चित ताप जिस पर द्रव का दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। अब सिंपल सी भाषा में आप जाने जैसे क्वथनांक को, तो द्रव से वाष्प अवस्था, द्रव से वाष्प अवस्था हमारी क्या कहलाती है? क्वथनांक। हमने आपको परिभाषा भी बताई है कि किसी द्रव का वह निश्चित ताप जिस पर द्रव का दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। या द्रव से वाष्प अवस्था हमारी क्या कहलाती है? क्वथनांक की अवस्था। अगर आप लिखना चाहें क्वथनांक को भी तो हम परिभाषित कर देते हैं, लिख देते हैं। क्वथनांक देखिए, किसी द्रव का क्वथनांक वह निश्चित ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। तो किसी द्रव का क्वथनांक वह निश्चित ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। अब क्वथनांक लगभग सभी को समझ में आ गया होगा। अब आइए हमारा जो मुख्य टॉपिक है आज का, मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक के बारे में जानेंगे आज हम सभी।
मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब मोलल उन्नयन स्थिरांक से पहले आप कुछ बेसिक चीज़ें जान लीजिए। जैसे हमारे पास कोई एक बीकर है और इसमें मान लिया हमने कोई द्रव, भरा हुआ है, ये है विलायक। इस द्रव में हम ऊपर से कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं। इस विलायक में जब हम कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाएंगे तो इस विलायक का जो क्वथनांक होगा उसमें क्या होगी, वृद्धि, कुछ ना कुछ वृद्धि जरूर होनी है। जैसे मान लिया यहाँ पे पानी है, पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसमें नमक मिला दें तो इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। जब क्वथनांक बढ़ेगा तो इसी वृद्धि को हम क्या बोलते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब उन्नयन मीन्स क्या होता है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में जो अनुप्रयोग रहे थे कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में उन्नयन और अवनमन कोण। तो उन्नयन क्या होता है, उन्नयन मीन्स होती है वृद्धि और अवनमन मीन्स होता है कमी। जो हमारा उन्नयन है, उन्नयन मीन्स वृद्धि। तो इसी प्रकार जो इस विलायक के क्वथनांक में वृद्धि होगी उसी को हम कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। आइए पहले परिभाषित करते हैं, परिभाषा लिखते हैं तब ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में घोलने पर क्वथनांक में हुई वृद्धि को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। बिल्कुल इसी चित्र से ही आपको परिभाषा रटनी नहीं है, समझनी है कि किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में घोलने पर विलायक के क्वथनांक में हुई वृद्धि को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे अक्षर KV से प्रदर्शित करते हैं। तो याद हो जाए कि किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में घोलने पर क्वथनांक में हुई वृद्धि को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे अक्षर KV से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए इसका जो फार्मूला है बहुत ही इम्पोर्टेंट, अति महत्वपूर्ण, प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इससे इस वर्ष भी पूछा जाएगा। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, डेल्टा TV इजुकल टू 1000 गुणे KV गुणे स्मॉल w अपान M इंटू कैपिटल W। फार्मूला हमारा है कि डेल्टा TV इजुकल टू 1000 गुणे KV गुणे स्मॉल w अपान
एम इंटू कैपिटल डब्लू। अब जहाँ डेल्टा टी वी इक्वल टू क्वथनांक में वृद्धि, स्मॉल डब्लू बराबर हमारा हो जाएगा विलेय का भार, और जो कैपिटल डब्लू है वो हो जाएगा हमारा विलायक का भार, और क्या बचा हमारा स्मॉल एम विलेय का अणुभार, और शेष क्या बचा केवी, केवी बराबर हमने आपको बताया मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या हुआ फार्मूला हमारा डेल्टा टीवी बराबर 1000 गुणे केवी गुणे स्मॉल डब्लू अपान एम इंटू कैपिटल डब्लू। यहाँ डेल्टा टीवी बराबर क्वथनांक में जो वृद्धि है वो स्मॉल डब्लू विलेय का भार जो हमने अवाष्पशील पदार्थ मिलाया उसका, और कैपिटल डब्लू जो हमारा इसमें क्या था जल उसका विलायक का भार, स्मॉल एम बराबर विलेय का अणुभार, और केवी बराबर हमारा हो जाएगा मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब यहाँ पे कुछ जैसे WA WB भी यूज करते हैं, तो अगर यहाँ पे अगर हम विलेय को A मानते हैं तो WA हो जाएगा, और यहाँ पे विलेय का अणुभार भी MA हो जाएगा, और विलायक को हम B मानते हैं तो विलायक का भार कैपिटल W इंटू V। कन्फ्यूज नहीं होना है, इनके सभी के अर्थ सामान्य हैं। अब हमारा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। नेक्स्ट रहेगा मोलल अवनमन स्थिरांक, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। मोलल अवनमन स्थिरांक बिल्कुल सेम उसका जस्ट विपरीत हो जाएगा। उन्नयन का उन्नयन में क्या हो, क्वथनांक में वृद्धि, यहाँ पे क्या हो जाएगा हिमांक में कमी, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी होगी। बिल्कुल सेम उसका विपरीत जैसे उसमें कि क्वथनांक के लिए हमने बताया था कि द्रव को किस में ले जाना है वाष्प में, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा द्रव से हमारा ठोस, ये होगा हमारा हिमांक में अवनमन। तो देखिए इसकी परिभाषा, किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में घोलने पर, विलायक में घोलने पर उसके हिमांक में कमी को विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। क्या होता है कि किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में घोलने पर उसके हिमांक में कमी को विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। जस्ट विपरीत है क्वथनांक में उन्नयन का अवनमन की, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्वथनांक, यहाँ पे हिमांक, वहाँ पे वृद्धि है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कमी। इसे KF से प्रदर्शित करते हैं।
इसका भी फार्मूला सेम वैसा ही कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 1000 गुणे के एफ, वहाँ पे के भी था, यहाँ पे हो जाएगा हमारा के एफ इंटू स्मॉल डब्लू अपान एम और इंटू कैपिटल डब्लू, जहाँ डेल्टा टी एफ हिमांक में कमी, स्मॉल डब्लू विलय का भार, कैपिटल डब्लू विलायक का भार, स्मॉल एम बराबर विलय का अणुभार और के एफ बराबर मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। ये हमारा हो गया। अब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण सूत्र है आपके लिए, ये जल्दी से नोट कीजिए, स्पेशली इस वर्ष के लिए, क्योंकि आपका सिलेबस कम हो गया है, इस वजह से ये अति महत्वपूर्ण रहेंगे। कर लीजिए जल्दी से नोट, स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये देखते हैं अब परासरण। अब परासरण आप देखते हैं कि क्या है हमारा परासरण। तो परासरण परिभाषा बेसिकली बहुत ही कम पूछी जाती है परासरण दाब की, लेकिन इससे संबंधित एक सूत्र, उससे क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल्स हमारा, तो परासरण को जानना जरूरी है। तो आइए देखते हैं परासरण। परासरण दाब। अब परासरण दाब देखिए, पहले तो हम परिभाषा लिख ही देते हैं। विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली में प्रवाह परासरण कहलाता है। कि विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली में प्रवाह क्या कहलाएगा, हमारा परासरण दाब। अब अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है, तो पहले तो आपको अर्ध पारगम्य झिल्ली बतानी होगी। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या है कि वह है झिल्ली जिससे विलायक के अणु आर पार हो जाते हैं, वह झिल्ली जिससे विलायक के अणु आर पार हो जाते हैं परंतु विलय के अणु आर पार नहीं होते हैं। क्या बताया हमने कि वह झिल्ली जिससे विलय के अणु आर पार हो जाते हैं परंतु विलय के अणु आर पार नहीं होते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाती है। अब अर्ध पारगम्य झिल्ली पहले हम लिख देते हैं, फिर आपको बढ़िया से समझ में आएगा परासरण। अर्ध पारगम्य झिल्ली
क्या बताया मैंने अभी कि वह झिल्ली जिससे विलायक के अणु आर पार हो जाते हैं। विलायक के अणु आर पार हो जाते हैं, परंतु विलय के अणु आर पार नहीं होते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। अब एग्जाम्पल बतौर किशमिश, चना, राजमा। अब देखिए, आपको पहले किशमिश से ही बताते हैं क्या होता है। किशमिश को हम जब पानी में डालते हैं तो ऊपर वाला जो आवरण होता है उससे जो पानी हमारा क्या हो गया, विलायक, और किशमिश क्या होगी हमारी, विलेय। तो जो पानी के अणु हैं वो अंदर की तरफ चले जाते हैं, ऊपर वाले आवरण से अंदर की तरफ, और किशमिश कैसी हो जाती है हमारी, फूल जाती है अंगूर की तरह। तो ऊपर वाला जो आवरण है वो क्या, अर्धपारगम झिल्ली की तरह। इसी प्रकार चना के ऊपर जो लेयर होती है उसको हम अर्धपारगम झिल्ली कह सकते हैं। राजमा को भी पानी में भिगोने पर वह फूल जाता है। या साबूदाना बोल रहे हैं हम, सॉरी, सोयाबीन या अन्य। अब इसे हम आपको देखिए परासरण को एक अंडे से समझाते हैं। अंडा तो लगभग सभी ने देखा होगा। अंडे से ही समझाते हैं। तो देखिए, ये 2 बीकर हमारे पास, ये 2 बीकर हैं और दोनों में एक एक अंडा रखा हुआ। इस बीकर में हमने आसुत जल, बिल्कुल शुद्ध वाटर, आसुत जल, और इस बीकर में हम NaCl वाला विलयन या जल, नमक मिला हुआ पानी। अब देखिए, अंडे के जो सबसे ऊपर कठोर आवरण होता है, सबसे ऊपर वाला भाग, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और अंडे को हम HCl में डालेंगे तो वो ऊपर वाला जो भाग होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, वो अलग हो जाएगा। अब उस भाग के अंदर जैसे ही एक झिल्ली सी प्राप्त होती है, उसी को हम बोलते हैं अर्धपारगम झिल्ली। अब अंडे को हमने ये कैल्शियम कार्बोनेट के आवरण को हटने के बाद एक आसुत जल में रख दिया और एक नमक के जल में रख दिया। तो जो हमारा आसुत जल है उसमें अंडा क्या होगा, फूल जाएगा। फूल क्यों जाएगा, क्योंकि अंडे के भीतर जो सांद्रण है हमारा अधिक है, और अंडा हमारा कैसा हो जाएगा, फूल जाएगा। क्योंकि जल हमारा अंदर जाएगा तो क्या होगा, फूल जाएगा। इसी प्रकार जो नमक का है जल, इसमें रखा हुआ अंडा कैसा हो जाएगा, हमारा सिकुड़ जाएगा। और वो सिकुड़ क्यों जाएगा, क्योंकि अंडे के भीतर सांद्रण कम है, और जो जल के अणु हैं वो अंदर से बाहर की ओर निकलेंगे, अंदर से बाहर की ओर प्रवाहित होंगे, तो अंडा हमारा क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो अब आ गया परासरण दाब समझ में कि विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में प्रवाह हमारा क्या कहलाएगा, परासरण दाब। कर लीजिए नोट जल्दी से या स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखते हैं इसका सूत्र।
चलिए देखिए, सूत्र P अनुक्रमानुपाती पाई। पाई क्या है? परासरण दाब से। अब यहाँ पे जो हमारा गैस समीकरण क्या होता है? PV बराबर nRT। अब यहाँ P की जगह हम पाई V बराबर nRT, या यहाँ से हम पाई बराबर निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? n/BRT, या n बराबर हमें पता है W/m, भार बटे अणुभार। तो n की जगह हम ये रखेंगे पाई बराबर W/mb और RT। ये फार्मूले हैं। और W/mb की जगह हम रखते हैं C, तो पाई बराबर हमारा हो जाएगा CRT। ये फार्मूला है। इन सभी का अभी आगे जो हम अगले वीडियो में आपको आंकिक प्रश्न हल कराएंगे उनमें सभी का यूज होगा। तो ये बढ़िया से याद कर लेना। और है कुछ नहीं, P अनुक्रमानुपाती किसके है? परासरण दाब पाई के। तो गैस समीकरण हमें पढ़ा है कि PV बराबर nRT होता है, और यहीं पे पाई की P की जगह पाई रखेंगे तो पाई भी बराबर हो जाएगा nRT। और हमें n बराबर पता है भार बटे अणुभार W/m। तो पाई बराबर यहाँ से निकालेंगे तो B हमारा भाग में चला जाएगा, तो n/BRT हो जाएगा। और n बराबर हमें पता है W/m, तो n की जगह हम W/m रखेंगे तो पाई बराबर W/mb/RT हो जाएगा। और W/mb की जगह C, तो सांद्रता, तो पाई बराबर CRT। अब देखिए इनके सभी के अर्थ। जैसे हमारा क्या है? सबसे पहले R बराबर गैस नियतांक। इसका मान क्या होता है? 0.0821। और दूसरा हमारा C बराबर सांद्रता, B बराबर है हमारा आयतन, n बराबर हमारा क्या है? मोलों की संख्या। और क्या बचा? स्मॉल w बराबर विलेय का भार, और शेष T बराबर हमारा ताप। इसे D भी कह सकते हैं यहाँ पे घनत्व जब यूज करेंगे। कर लीजिए नोट जल्दी से। हो गया नोट? आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें स्पेशली आंकिक प्रश्न जो प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इस वर्ष भी पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। तब तक के लिए, अगले वीडियो के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट देखिए अगले 2-3 दिन में आ जाएगा। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करते रहिएगा, जिससे हमें भी आपका कुछ प्यार मिलता रहेगा, हमारा भी मनोबल ऊंचा रहेगा, जो आगे आपको भी ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज तो ले नहीं रहे हैं। तो उसमें आपको एक लाइक में अगर कोई पैसा लग रहा हो आपका तो मत करना, अगर फ्री हो रहा है तो कर दीजिए। धन्यवाद।